हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। ये पेपर आपका 11 जनवरी 2023 का है, जिसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आप लोगों को प्रीवियस ईयर का तैयारी यहाँ पे कराया कि जा रहा है। तो और भी देखे हैं तो बहुत सारे जो है शेयर का क्वेश्चन जो है कराया गया है। तो आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में सारे जैसे कि ईवीएस हुआ, मैथ्स हुआ, हिंदी हुआ, उसके बाद संस्कृत, सारे का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग ईवीएस में देखते हैं। तो ईवीएस में भी आपका जो है 15 क्वेश्चन ईवीएस से रिलेटेड पर्यावरण से रहता है। उसके बाद फिर 15 क्वेश्चन आपका जो है बाल विकास से ही संबंधित उसमें भी रहता है। तो देखिए यहाँ से आपका जो है ईवीएस यहाँ से शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ईवीएस में, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। एक तरह से आप इसे साइंस का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ईवीएस में सभी प्रकार के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आपका विज्ञान से रहते हैं, उसके बाद आपका इतिहास से भी रह सकते हैं, यानी कि सभी विषय से, भूगोल से रहते हैं। लगभग हर एक सब्जेक्ट का जो है इसमें क्या रहता है, मिला हुआ रहता है पर्यावरण में। तो देखिए खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है। तो खमीरीकरण कैसी परिवर्तन की क्रिया है आपको बताना है। फर्स्ट है शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। दूसरा है खमीर ईस्ट को, खमीर या ईस्ट आप लोग उसे ही बोल सकते हैं, खमीर या ईस्ट को अल्कोहल में बदलने की। शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। खमीर या ईस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की। तो इस तरह से आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो जो है खमीरीकरण जो होता है एक तरह से किण्वन होता है। ये क्या करता है, शर्करा को अल्कोहल में बदलता है। किसमें? ऑप्शन नंबर 1 में जो है आपका शर्करा को अल्कोहल में बदलता है। खमीरीकरण बोलिए या किण्वन, इसमें क्या होता है कि किण्वन में जो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं उसको अवायवीय रूप में क्या करता है, वो तोड़ता है। यानी कि शर्करा के जो होते हैं उसको क्या करता है, तोड़ के उनको जो है किस में परिवर्तित कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या कहलाता है, खमीरीकरण कहलाता है। क्वेश्चन देखिए आपका एक रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन रहता है आपका ईवीएस में। हर एक शिफ्ट में जो है एक क्वेश्चन लगभग इससे आपका रह जाता है। तो आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं, ये कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक तो वैसे लिखा गया है, बट आप लोग को यहाँ से समझना है। आप पहले उत्तर में 100 मीटर जाते, देखिए उत्तर के तरफ 100 मीटर गया, ठीक। फिर ठीक पश्चिम दिशा में, ठीक पश्चिम दिशा में इधर से पश्चिम 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण के तरफ 150 मीटर, दक्षिण के तरफ 150। अब यहाँ तक तो देखिए आपका यहाँ तक कितना हो गया, 100 हो गया, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो 50 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया 50, 150 मीटर टोटल हो गया दक्षिण के तरफ। तो वाई पर पहुँच गया, ये बिंदु आपका क्या है, वाई है। तो यहाँ से आपका पूछा जा रहा है कि जो आप पहले जो आपका घर था यहाँ पे वाई पर पहुँच गए, जो कि यहाँ पे देखिए वाई पर स्थित बुक शॉप पहुँचते हैं। तो वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स आपके घर की दिशा बताना, मतलब कि वाई के सापेक्ष आप जो है आपका घर जो एक्स किधर है, तो ऊपर की तरफ है। तो ऊपर क्या हो गया आपका, ऊपर हो गया आपका क्या, उत्तर हो गया। और उत्तर और किधर हो जाएगा, पूरब, यानी कि उत्तर पूरब की तरफ आपका घर हो जाएगा। किताब दुकान से आपका घर किधर हो जाएगा, उत्तर और पूरब, क्योंकि आपका कहाँ पे है, यहाँ पे वाई से किधर हो जाएगा, उत्तर और पूरब में आपका घर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्वच्छंद खेल होते हैं जहाँ बच्चे, स्वच्छंद मतलब कि फ्री रूप से बच्चे जो है अपने मन मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कोई भी खेल यदि खेलते हैं तो बच्चे का अपना मन होगा, वह फ्री रूप से बहुत सारे चीज़ उसमें कर सकते हैं। तो स्वच्छंद खेल होते हैं जहाँ बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 में स्वच्छंद खेल वह खेल होते हैं जहाँ बच्चे जो है बाहरी और भीतरी जो क्रियाकलाप गतिविधियां होते हैं वह करते हैं स्वच्छंद खेल में, ठीक। उसके बाद है आपका बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। जो बीज होता है आपका, तो बीज का जो है अंकुरण किसके अनुपस्थिति में भी हो सकता है। जब आप लोग देखते होंगे कि किसी भी बीज को आप लोग जब बोते हैं तो सबसे पहले घर में उसे जो है मतलब कि पहले चेक करते हैं कि क्या उसमें अंकुरन आता है कि नहीं आता है। तो इसके लिए जो है आप लोग क्या करते हैं, किसी भी मतलब कि
नमी वाले चीज़ में उसको बीज को क्या करते हैं, दे देते हैं। उसके बाद कुछ 1 या 2 दिन उसको जो है अंधेरे कमरे में या कहीं भी हम लोग रख देते हैं। तो उसके लिए क्या क्या हम लोगों को ज़रूरी पड़ा, तो उसके लिए जो है हम लोग मतलब कि एक तो अंधेरे कमरे में दे दिए, क्या वहाँ पे सूर्य का लाइट पड़ा, नहीं पड़ा। मतलब कि सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में भी बीज का अंकुरन हो सकता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब उसके लिए यदि बीज का अंकुरन के लिए ज़रूरी है तो वायु जरूरी है, नमी जरूरी है, मध्य ताप मतलब थोड़ा मात्रा में ताप की भी जरूरी होती है, नमी की जरूरी होती है और वायु की जरूरी होती है। बट सूर्य का प्रकाश नहीं भी रहेगा यानी कि वह बीज का अंकुरन आ जाएगा। वैसे भी खेत वगैरह में आप लोग देखते होंगे, बोते होंगे जब बीज को, तो मिट्टी के अंदर रहता है, क्या मिट्टी के अंदर उतना ज़्यादा प्रकाश तो वहाँ पहुँचता भी नहीं है। तो इस तरह से प्रकाश की अनुपस्थिति में बीज का क्या होता है, अंकुरन होता है। उसके बाद देखिए फिर एक क्वेश्चन आपका जो है डिस्टेंस से भी एक है, दूरी और समय से रिलेटेड। कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार हुआ। देखिए नागरकोइल वाला जो क्वेश्चन है, हर एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन आपका जो फिक्स है, ये क्वेश्चन ईवीएस में रहेगा ही रहेगा। तो ये आप लोग गांठ बांध लीजिए। यह ट्रेन जो है 21:15 पर भिवंडी रोड से चली और 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 तारीख है और 7 सितंबर है, मतलब कि 5 सितंबर है और कितना 7 सितंबर है, ठीक। और यहाँ से देखिए 21 बज के कितना में 21:15 में निकलता है और यहाँ पे 4:45 में क्या करता है, पहुँच जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से टोटल जो है बीच का जो है यहाँ पे समय कितना लगेगा, तो समय टोटल आप लोग निकाल लीजिएगा कि 21:15 5 तारीख से चलना चालू किया सितंबर को और 4:45 7 सितंबर को वो पहुँच रहा है। तो टोटल यहाँ पे समय लग जाएगा 31.5 घंटा। कितना घंटा, 31.5 घंटा इसको क्या लगेगा, समय लग जाएगा, ठीक ना। तो 31.5 इसको समय लग जाएगा। तो उसके बाद देखिए क्या है कि दूरी दिया हुआ 1877 किलोमीटर, तो ट्रेन का औसत चाल निकालना है। तो दूरी हम लोग को समय निकल गया है, टोटल इतना समय लग रहा है। तो हम लोग को चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे क्या हो जाता है, समय। दूरी कितना 1877, समय कितना है 31.5। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा आपका कितना 59.8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 59 आप लोग 9 ले सकते हैं। तो इन दोनों को जब आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो 59.9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों के पहले समय कितना लगा 31.5 घंटा और दूरी दिया हुआ 1877 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो इस तरह से 59.9 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। जब हम लोग दूध को गर्म करते हैं तो कितना समय तक और कितना डिग्री सेल्सियस पर हम लोग गर्म करते हैं, वही आपको बताना है। तो इसके लिए जो आपका 15 से 30 सेकेंड के लिए जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर रहता है। तो 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके हम लोग भंडारण कर मतलब कि दूध को रख लेते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। मतलब कि कद्दू के पौधे के बारे में बताना क्या है, आरोही लता है, झाड़ी है, बिसर्पी लता है, शाख है। ये क्वेश्चन पिछले भी प्रीवियस ईयर के जो कोई सेट है उसमें शायद आया हुआ था। तो आप लोग यदि सारे सेट प्रैक्टिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो कद्दू के जो लत होते हैं उसको यदि हम लोग वर्गीकृत करेंगे, उसको अलग करेंगे तो वह बिसर्पी लत के अंतर्गत आ जाएगा। बिसर्पी लत ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिसर्पी लत। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, उंगलियों से छूकर महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो लोग। तो उंगली से छूकर कौन सा लोग पढ़ेंगे, उंगली से छूकर या महसूस करके कौन से व्यक्ति पढ़ेंगे आपको बताना है। जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो आप लोग एकदम एग्जैक्ट इसका आंसर तो आप लोग कर लिए होंगे। तो जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं, जो व्यक्ति
दृष्टिबाधित व्यक्ति है, देख नहीं सकते हैं, तो वह व्यक्ति क्या करेंगे, किसी भी चीज़ों को छू कर महसूस करके ही तो उन चीज़ों को वह मतलब कि क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं वह व्यक्ति किसी भी चीज़ों को छू कर उंगली से या महसूस करके पढ़ने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, वाष्पन की क्रिया शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में बताना। खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होगी, शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होंगी, वही आपको बताना है जब वायुमंडल में जल खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 पहले क्या होगा, इसका वायुमंडल के जो जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायुमंडल की जो ताप जो होता है निम्न होता है। जब वायुमंडलीय ताप निम्न हो जाएगा उसमें क्या हो जाता है, शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और उसका पृष्ठ क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। जब पृष्ठ घटेगा और वायुमंडलीय ताप कम हो जाएगा तो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, ठंडा मतलब कि धीमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, यानी कि आपको बताना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की जो है फुर्तीली नृत्य शैली कौन सी है, स्वांग, मटकी, भगोरिया, लावनी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करेंगे कि क्या होगा, तो इसका स्वांग हो जाएगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली का नाम क्या है, स्वांग। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो पौधे के संदर्भ में आपको जो है सही विकल्प का पहचान करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। कोई 2 ऑप्शन इसमें सही है। पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, बिल्कुल सही बात है। पौधे क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, तो ये तो एकदम एग्जैक्ट सही है। उसके बाद मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। उसके बाद पशु पौधे की आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनसे हम कुछ खाए जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 ही ऑप्शन लेना है, तो उन दोनों ऑप्शनों में थोड़ा सा सटीकता और कितना ज़्यादा एक्यूरेसी मतलब कि दिखा रहा है। तो देखिए, पशु पौधे आश्रय प्रदान कर सकते हैं। पशु जो है पौधे को, हो सकता है इसमें देखिए एग्जैक्ट उतना सही नहीं, पशु जो है पौधे को आश्रय प्रदान करते उतना सही नहीं। मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, ये भी उतना कोई खास मतलब कि एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं। बट आपका 1 नंबर और आपका चौथा जो है ए और डी, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सटीक है। तो पौधे क्या करते हैं, भूक्षरण को रोकते हैं और पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं और कुछ हम लोग खाते भी है। तो ए और डी किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। यानी कि पौधे के भाग और उनके कार्यों के बारे में बताया गया है, तो सबसे उपयुक्त कौन सा ऑप्शन है आपको बताना है। जड़ें पौधे को पत्तियों से जोड़ता। अब देखिए मतलब कि इस तरह से पेड़ यहाँ पे रहता है, उसके बाद इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे पत्ती कहाँ पे रहता है, इस तरह से पत्ती कहाँ है, जड़ कहाँ है। तो पत्ती और जड़ का डायरेक्ट कनेक्ट मतलब कि नहीं होता है, कनेक्शन नहीं रहता। इस तरह से ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। फूल परागण में सहायक करते हैं। उसके बाद फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। देखिए ये ऑप्शन देखिए 3 नंबर, फूल जो है क्या होते हैं, पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। जो फूल होता है आपका, इस तरह से आप लोग देखे होंगे, तो ये फूल का जो होता है आपका प्रजनन अंग जो होता है, मतलब कि इस तरह से यहाँ पे, तो फूल के जो पौधे मतलब कि फूल पौधे के क्या होते हैं, एक तरह से उस पौधा का प्रजनन अंग होता है, तो फूल में ही प्रजनन होता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो सबसे सटीक आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों के युगल चुनिए। मतलब कि कौन से 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है आपको बताना है। मिजोरम लक्षद्वीप, झारखंड छत्तीसगढ़, लद्दाख पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और नागालैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका लद्दाख और पुडुचेरी हो जाएगा। तो वर्तमान समय में आपका 28 राज्य है और आपका 8 क्या है, यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें आपका दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, उसके बाद दादर और नगर हवेली, दमन और दीप है, उसके बाद चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, पुडुचेरी है और उसके बाद जम्मू कश्मीर है। इस तरह से आपके 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक सांस्कृतिक उत्सव में
श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी थी जिसका नाम है। एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें श्रुति ने क्या किया, महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी यानी कि पोशाक पहनी हुई है, तो उसको बताना है कि वह कौन सा है, बनारसी, नवारी, कलमकारी, जामदानी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग पिछले वाले सेट प्रैक्टिस किए होंगे तो इसका आराम से आप लोग आंसर कर दिए होंगे। तो इसे जो है नवारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवारी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब का है, 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु कितना, तो लड़कों के लिए कितना है, लड़कियों के लिए कितना, वही बताना। तो लड़कों के लिए इसमें जो है 21 वर्ष था लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। तो इनमें से आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कियों का आयु कितना निर्धारित किया गया, 18 साल और लड़कों के लिए 21 वर्ष। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को क्या करते हैं, पहचानती है। पौधे की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो कक्षा 3 के विद्यार्थी मधु है, तो उनके घर में एक जो है गुलाब के पौधे, एक जो है तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। तो दोनों पौधे को सबसे पहले वह क्या करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेगा वही आपको बताना। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेगा, वह पहचानेगा कि ये गुलाब का पौधा है और ये तुलसी का पौधा है। तो सबसे पहले उन दोनों को क्या करेगा, अवलोकन करेगा। उसके बाद सेकेंड में फिर क्या करेगा, दोनों के बीच कंपेरिजन करेगा कि ये गुलाब का है ये तुलसी का है। तो उसके बाद कंपेरिजन करेगा। तो ए और बी यानी कि 2 ही ऑप्शन लेना है आपको। तो ए और बी, पहले अवलोकन फिर कंपेरिजन, ए और बी बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर संचालित करने का क्या उद्देश्य है। यानी कि सैर, भ्रमण, यात्रा करने का क्या उद्देश्य है वही आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध का विकास करना। बिल्कुल सही बात है। हम लोग पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में प्रकृति की ओर क्या करते हैं, सैर करते हैं, भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं। तो इसका मेन क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, तो वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावात्मक संबंध विकास करना कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। पेड़ लगाना चाहिए, पशु पक्षी की रक्षा करना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए, नदी को बचाना चाहिए। तो इससे हम लोगों का क्या है, ये उद्देश्य है पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण का यानी कि सैर का। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी अवधारणाओं को संबोधित करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रहेगी। रेजी कहती है वो अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपने माँ की तरह घर बार संभालनी है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी अवधारणाओं को संबोधित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूमिका निर्वहन। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि भूमिका निर्वहन होता है कि जैसे घर बार का काम काज संभालना, ये एक तरह से निर्वहन करना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसमें भूमिका निर्वहन को दिखा रहा है। उसके बाद अगला है आपका प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण करते हुए आपने पाया कि कुछ बच्चे जो एकल परिवार में रहते हैं, इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इन बच्चों को अवहेलना करें, कभी भी बच्चों का अवहेलना नहीं करना। इस तरह से ये ऑप्शन तो अभी शुरू ही किए तो गलत हो गया, ठीक ना। इन बच्चों की सहानुभूति दर्शाया और उन्हें परिवार पद समझाने के लिए कहे, ये ऑप्शन अभी तक तो ठीक जा रहा है। उसके बाद देखिए ऐसे परिवार के बच्चों द्वारा सामना की गई कठिनाइयों पर विशेष बल दे और विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करे। उसके बाद आगे देखिए आपका क्या है, ऐसे बच्चे को संदर्भ सम्मिलित करे और सहानुभूति एवं संस्कृति का निर्माण करे। तो इनमें से बताना है कि आपका कौन सा राइट आंसर है। तो इनमें से देखिए चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक है कि ऐसे बच्चे का संदर्भ सम्मिलित करे। जो एकल परिवार के बच्चे हैं तो उनके संदर्भ को क्या करना, सम्मिलित करना और उनके सहानुभूति और संस्कृति का क्या करना है, निर्माण करना है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रूपल कक्षा 5 की छात्रा है।
वो अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उसे कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? तो रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वो अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी जो छोटी बहन जब रोती है तो उनकी दादी क्या कहती है कि चुप हो जा, नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा आएगा उसे ले जाएगा। यदि आप रूपल के शिक्षक हैं, सपोज दैट, मान लीजिए कि आप रूपल के शिक्षक हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट प्रैक्टिस में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप जो है शिक्षक होने के नाते क्या कहेंगे? रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा कहने से मना करेंगे? डायरेक्ट आप क्या रूपल के दादी से बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ बोल रही है। उसके बाद ऐसा, ये भी उतना सटीक नहीं लग रहा। उसके बाद अगला, रूपल को चांद के बारे में बताएंगे ऐसा कोई बाबा नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि रूपल को बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास पढ़ता कौन है? रूपल पढ़ता, तो रूपल से भी जो ही बात करना तो रूपल से ही बात करना, उनके द्वारा ही हमको दादी तक बातों को पहुंचाना इनडायरेक्ट रूप से। तो इसलिए रूपल को कहेंगे कि चांद के बारे में उसको रूपल को बताएंगे और ऐसा कोई बाबा नहीं है उन्हें बताएंगे। तो उनके बाद रूपल फिर अपने दादी को बताएंगे। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रत्येक संवेदनाओं का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थों का उपयोग करेंगे। तो ये ऑप्शन बहुत ही सटीक है कि जो कि छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं, जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होते हैं, उस पर भी कक्षा 1 के बच्चे हैं, तो उनको ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताना है। तो उनके लिए हम लोग को क्या करना होगा? प्रत्येक संवेदनाओं को चित्रण के मतलब चित्र के माध्यम से उसे बताना होगा, और मूर्त पदार्थों का मतलब कि स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को ला करके वहाँ पे सामने में उसे दिखाना पड़ेगा, तब वह बच्चे ज्ञानेंद्रियों से अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? पर्यावरण अध्ययन के बारे में सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन करता, आपको बताना है। फर्स्ट है आपका, मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाले अधिगम प्रक्रिया, पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण अध्ययन में हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी हम लोगों को क्या मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी बढ़ती है किसमें? पर्यावरण अध्ययन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? तो कक्षा 2 में जो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है। तो इसलिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका, विद्यार्थियों को इसके संदर्भ में पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहें। कभी भी नोट्स वाले ऑप्शन रहता बनाने के लिए, ये तो नहीं, ऑप्शन गलत ही होता। परिवहन के महत्व पर उनके कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण ये भी नहीं होगा। सूचना और संप्रेषण साधनों का उपयोग करके उनके अनुभवों को निष्कर्ष निकालेंगे। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी आप लोग को थीम के बारे में, परिवहन प्रकरण के बारे में संपादन करने के लिए कहा जाए आपको, तो आप लोग क्या करेंगे? सूचना और संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? तो आपको बताना हो कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? फर्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है। पर्यावरण अध्ययन उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विषय की पूर्व तैयारी है। उसके बाद है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्या के बारे में जागरूकता और संवेदनशील है। उसके बाद है अगला, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्या को दूर करने की कुशलता है। तो इनमें से देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्या के बारे में जागरूकता और संवेदनशील। तो पर्यावरण अध्ययन में हम लोग क्या होता है, उससे जब अध्ययन करते हैं तो पर्यावरणीय चीज़ों के बारे में, समस्याओं से कैसे उससे समाधान हो सकता है, उसके पीछे हम लोगों को उसके प्रति जो है जागरूकता पैदा करता और संवेदनशील पैदा करता। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त है?
चिट्ठी आई है, इसके बारे में कौन सा गतिविधि सबसे ज़्यादा सटीक है आपको बताना है। फर्स्ट है संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। अभ्यास वाले कभी भी आपका जो नोट्स हुआ, अभ्यास हुआ, ये सारे ऑप्शन गलत ही हो जाते हैं। विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनके अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए, ये सारे ऑप्शन भी उतना सटीक नहीं है। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करिए। डाकिया के कार्य के अनुभव करने के लिए स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाइए। तो सी और डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चिट्ठी आई है, इस प्रकरण के बारे में कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक स्पष्ट होगा? तो विद्यार्थियों को क्या कहेंगे कि दादा दादी को पत्र लिखिए। उसके बाद जो है उससे जो है गांव के जो बगल के जो डाकघर है वहाँ उसको ले जाएंगे और सैर करने के लिए, और वहाँ पे डाकिया का बहुत सारा अनुभव उसको देंगे। तो सी और डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है पर्यावरण अध्ययन सीखने में बच्चों के संदर्भ में सत्य है। पहला है बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जो अपने आसपास के जो है दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े हुए रहते हैं, सही बात है। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चे समान संदर्भित अनुभव करते हैं, ये गलत है। जो अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं तो समान संदर्भित कैसे अनुभव करेंगे, वो उसमें भी तो डिफरेंट होगा, इसलिए ये गलत ही हो जाएगा। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण बनाता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो विविधता है, काफ़ी ज़्यादा अंतर सभी में जो डिफरेंस पाया जाता है, वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और भी मजबूत यानी कि चुनौतीपूर्ण बनाता है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण संसाधन है, बिल्कुल सही बात है। तो ए सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? यानी पक्षियों के बारे में पढ़ाना है कक्षा 4 में, तो इसके लिए प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले आप लोग किसका मतलब कि सबसे ज़्यादा आप लोग प्राथमिकता देंगे? पहला है अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची याद करने के लिए, रटने के लिए, ये तो गलत ही ऑप्शन है। विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, अभ्यास करने के लिए भी गलत ही हो जाएगा। स्थानीय पक्षियों, उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति सैर पर, जब भी पर्यावरण अध्ययन पर सैर, यात्रा, भ्रमण रहे, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक यानी कि सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। पक्षी के बारे में पढ़ाना है तो पक्षी के उनके आवास स्थान के पहचान कराएंगे, कैसे पक्षी रहते हैं, तो कौन से पक्षी किस घोंसले में रहते हैं, तो उनकी प्रकृति के बारे में सैर करने के लिए ले जाएंगे। तो बच्चा इससे आसान तरीका से और सीखने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है बौनी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में बौनी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है? तो आपको बताना है कि बौनी जो है क्या बोल रही है कि आम का पेड़ जो है छतरी, खुली छतरी के समान है। तो इसमें आपको बताना है कि इस कथन में जो है बौनी द्वारा कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। तो खुली छतरी के जैसा है, तो कैसे वह समझ लिया कि खुली छतरी के जैसा है? तो सबसे पहले वह आम का पेड़ को देखा होगा, उसके बाद कंपैरिजन किया होगा, तुलना किया है। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, एक इमेजिंग किया यानी कि डी यानी कि कल्पना किया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए बी डी, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरण को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि के जल पीने के लिए मना किया गया। आप ऐसे परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? तो कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थी ने ऐसे उदाहरण को साझा किया कि जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुएं हैं, तालाब है इत्यादि और भी जो जल पीने के साधन है, तो उससे बोला गया क्या कि ये सारे जल, यहाँ का जल को नहीं पीना है। तो आप ऐसे परिस्थिति से कैसे निपटेंगे? फर्स्ट है आपका, विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे, बिल्कुल सही बात है। उस विषय से हटने से क्या करेंगे, रोकेंगे और ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। उसके बाद है विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे।
विद्यार्थी जो भी क्वेश्चन करे उसे मना कभी भी नहीं करना, इस तरह से ये गलत ही होगा। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण के निबंध लिखने के लिए कहेंगे। तो इस तरह से आपका ए, सी और डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए और सी और डी किस में है? 3 नंबर पे है, तो ए भी हो जाएगा सही और सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो इस तरह से 3 नंबर बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट, यानी कि पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास, प्रायोगिक गतिविधि की समझ का विकास, अवलोकन, खोजबीन। तो जब भी आप लोग ऑप्शन में अवलोकन, खोजबीन, तर्क, निष्कर्ष, क्षमताओं का विकास है तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन ईवीएस के बहुत ही जल्दी में आज हम लोग किए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट पे जरूर बताएं और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।